ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिस टॉपिक पर आप हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने यहाँ तक आपसे जो जो पढ़ लिया है वो याद दिला देते हैं एक बार फिर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, सबसे खास चीज़ हमने पढ़ ली थी जिसके बारे में हम बात करेंगे ओम्स लॉ, और इस बेसिस पे आपने पढ़े थे नॉन ओमिक एंड ओमिक सर्किट्स। इसके बाद जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इस लेक्चर तक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक था ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शायद हम लोग लास्ट राउंड पे लिए हुए चल रहे थे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने 2-3 चीज़ें निकाली थी, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक तो हमने निकाला हुआ था ड्रिफ्ट स्पीड v इज इक्वल्स टू होती है आपकी I अपॉन आई, ये आपका रिलेशन हो जाता है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का। इससे ये भी समझ में आता है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती हैं। अनुष्का तोमर, गुड इवनिंग। और इसके बाद देखेंगे सबसे खास बात जो हमने निकाला था वो आपके लिए निकाला था v इज इक्वल्स टू, इस बेसिस पे आप प्रूव करते हुए गए थे। और क्या प्रूव किया था, v इज इक्वल्स टू आई ml अपॉन NAE स्क्वायर टाउ। और इस डेरिवेशन को जैसे आप कंप्लीट करते हैं, यहाँ से आपके दो विशेष चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1, एक तो ओम्स लॉ आपका प्रूव हो जाता है, ओम्स लॉ बिकॉज MLNAE टाउ। ओम्स लॉ की अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, द फिजिकल कंडीशंस दैट मीन्स द लेंथ, एरिया एटसेट्रा आर केप्ट अनचेंज्ड और कांस्टेंट, अगर ये आप कैसी रखेंगे, अनचेंज्ड या कांस्टेंट रखेंगे, तो उस कंडीशन में आपका v प्रोपोर्शनेट टू i। सो दैट वाज द प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। एंड फाइनली अगर आप ओम्स लॉ कंसिडर करते हैं तो v इज इक्वल्स टू आई आर, ये जो कांस्टेंट था दैट कांस्टेंट वाज नोन एज द रेजिस्टेंस R, और इसलिए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया था NAE स्क्वायर टाउ। क्या इतनी बातें आपको याद आ जाती है? फर्दर इस बेसिस पे हमने आपसे डिस्कस किए थे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में कौन कौन सी चीजें ली थी? सबसे पहले हमने लिया था R proportionate L, the resistance of a conductor is directly proportional to its length। एक मिनट, ठीक। नेक्स्ट मैंने कहा इस बार जो सेकंड फैक्टर आपका जाता है, सेकंड फैक्टर आपका कौन सा था? वो था आपका एरिया, यानी आर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन द थर्ड आपने कहा था नेचर ऑफ मटेरियल या मेटल, और नेचर ऑफ मटेरियल पे आप गए थे नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ आपने पढ़ा था द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the number density of free electrons, that means larger or higher the number density of electrons in a material, lesser will be its resistance। और इसलिए हमने एक explanation दिया था in case of the metals which are good conductor of electricity, so why these are good conductors of electricity, because they contain a large number of free electrons, और बहुत ज़्यादा free electrons हैं, तो इसका मतलब है n ज़्यादा होगा, resistance उतना ही कम होता जाएगा, या कहा जाए आपके गुड कंडक्टर होंगे। और लास्ट इन ताऊ जी में दिक्कत थी बस, है ना, क्योंकि टाउ यानी आपसे कहा गया था दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये आपके पेपर्स में कई बार अलग से डेफिनेशन आती है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम 1 मार्क्स में, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा एक लाइन में डिफाइन करके रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। और अगली चीज रिलैक्सेशन टाइम यानी द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपके सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है, इसके साथ जब हम जाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा था टाइम आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आप जल्दी जल्दी नहीं टकरा सकते, तो फिर ये काय पे डिपेंड करेगा? तो एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मालूम था, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टक्कर, जो आपके कॉलिजन्स हैं, जो टक्करें हैं, उनका रेट ज़्यादा हो जाएगा।
सिंपली कहता हूं कॉलिजन्स आपके स्पीड अप हो जाएंगे, और स्पीड अप होने का मतलब आपका टाउ कम हो जाएगा, यानी अगला इफेक्ट आपसे कहा जाता है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी जो आप कभी आपके लिए एक्सप्लेन करने को आता है तो आप बताते हैं, जो मैं फिर एक बार दिखा देता हूं। विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, मैं यहाँ कहीं पर हूँ, विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स इंक्रीजेज, दैट्स वाई द रेट ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज, सो द रिलैक्सेशन टाइम टाउ फॉर द कॉलिजन्स डिक्रीजेज। चूंकि टाउ आपका कम हुआ, अगली बार अब बताएंगे, सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। नाउ अब हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं। thus it is clear that on increasing the temperature resistance of a conductor increases। तो ये तो हो गया आपका पहला काम। अब इसके आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, उसको ध्यान से सुने, ठीक है। सारे लोग मुझे लगता है इस बैच के प्रेजेंट हैं, एक आज बेचारा नहीं होगा, वो उसको घर आके सूचना दे देना, ठीक। पहला तो काम ये है कि आपका जो है ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है, इसी रेजिस्टेंस पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मटेरियल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एटसेट्रा। ये मेरा अगला टॉपिक है। और चूंकि ये टॉपिक हमारा साथ में चल रहा है और ऐसा मुझे देखने में आया है कि आप में से जितने लोग लगभग यहाँ शाम के ज्वाइन कर रहे हैं, उतने ही मुझे लग रहा है सुबह भी ज्वाइन कर रहे हो। तो अभी सुविधा के लिए एक काम कर देते हैं, जो आपका रिवाइजरी बैच है वो दोनों टाइम में आपका कंक्लूड कर दूंगा। इसलिए आने आप मान के चले, जो सुबह आपका रिवीजन चल रहा है, शाम के बैच में भी 3-4 टर्न में उसी को कंप्लीट करके कवर अप कर देते हैं, ताकि फास्टली ये चीज़ आपकी समापन हो जाए। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? अब इसमें जो है एक चीज़ और थी, जो 3 बच्चियाँ थी, मैं नाम लेता हूँ, नेहा, आस्था और क्या नाम था, श्वेता। अगर आप सुबह की क्लास हम बता दें अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो सुबह की क्लास का पूरा लाइव वीडियो है, वैसे तो सुबह और शाम दोनों क्लासेस के लाइव वीडियो बराबर तैयार हो रहे हैं, और ये मैं आपके लगातार रेफरेंस के लिए डाल भी देता हूँ कि आप कहीं अटेंड नहीं कर पाएँ या आपका वीडियो क्वालिटी ख़राब हो या समथिंग एल्स, वो आप उसको चेक कर लें। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, हर बार जब मैं हर दिन पढ़ाने आता हूँ 5 मिनट में अपनी इस बात पर खर्च करता हूँ कि हमने लास्ट टर्न पर क्या पढ़ा था, ताकि मेरी तरफ से बेहतर आप लोगों को चीज़ें मिल सकें। पहली चीज़ तो मैंने कहा, अगर आप सुबह क्लासेस जो अटेंड नहीं कर पा रहे, या बाय द वे कोई भी क्लास उनकी मिस होती है, कंप्लीट लेक्चर्स मैं अपलोड कर देता हूं, या तो उसी रात में अगले दिन उनको देख लें। कोई डाउट है बेशक आप मुझे कॉल करें और पूछ लें, वहीं के वहीं पूछ लोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक। और दूसरा जो मैंने कहा था, चूंकि 2 टॉपिक ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, शाम के करंट इलेक्ट्रिसिटी, सुबह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कल को गॉस थ्योरम से रेजिस्टेंस निकाल मारेंगे, इसलिए बेहतर है उसे एक चैप्टर को मैं दोनों टाइम लेके, जैसा भी होगा वो मैं कल सुबह क्लास में डिसाइड कर लेंगे, दोनों टाइम उसको जल्दी कवर अप कर देता हूँ। इससे कि आप एक टॉपिक पे कंसंट्रेट होंगे, 2 नावों में पैर मत रखिए। इसको अपन उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कवर अप करते जाएंगे। कोई इस बारे में कोई विरोध किसी का? कुशाग्र शर्मा का कहना है बढ़िया है, अनुराज का कहना है बढ़िया है, और कोई दिक्कत किसी को नहीं जनरली, ठीक है। इसके बाद जो है हमने कहा, जब ये आप पढ़ते हैं इसी ड्यूरेशन में जो है दोनों टाइम आप एक ही चीज़ कवर कर लेंगे। तो मैंने कहा था जो एक बेसिक प्रॉब्लम जा रही हुई कुछ लोगों को, कि एक टाइम कुछ और चल रहे होते हैं, एक टाइम कुछ और, यही भूल जाते होंगे। जो मैं कह रहा था गॉस थ्योरम से रेजिस्टेंस प्रूव करने बैठ जाएंगे, बोले आज ही तो पढ़ रहे थे। बाकी मैंने कहा जो वीडियोस डाल देता हूँ लेक्चर्स को, उनको आप देख लें, उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसीलिए है कि किसी का ऑनलाइन में वॉइस कम हो, वीडियो ब्लर हो, अटेंड नहीं कर पाया, नेट ख़त्म हो गया, कुछ सस्ते नेट वाले लोग आ भी बैठे हैं, जैसा कि अपने को पता ही है ना। वो सब के लिए क्या करना है, लेक्चर उनके लिए खास तौर पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, सब समझ रहे हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस में, जो हम बात कर रहे थे, इतना मैंने रिकैप दिया 2 मिनट में। अब बात करते हैं जो लास्ट आपने चीज़ पढ़ी, आपने पढ़ा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये एक जनरल चीज़ थी जो भी मैं बात कर रहा था, अब मैं इसमें डिटेल में घुस रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से मुझे सुनना। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, अभी आपने पढ़ा इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, हमने इन शॉर्ट निकाल लिया।
लेकिन अब मैं और डिटेल में घुसता हूँ और अब मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो मैं पढ़ता हूँ आपसे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन। एक बात और याद आई, श्वेता पूछ रही थी शीट भेज दो। देखो मैं सही बताऊं, मैंने शीट बनाई नहीं है, तो मैं भेज कहाँ से दूँ, क्योंकि मैंने जो है पिछले 3 दिनों में बढ़िया पिक्चरें देखी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, तो इसलिए मैंने कहा शीट बन गई, आप पहले पिक्चरें देख लो 1-2 दिन, इसलिए आपकी शीट में 1 आध दिन बाद भेजूंगा। तब तक आप जो है किसी बुक से, NCERT से और इस लेक्चर की हेल्प से काम चलाएं, बढ़िया चलने देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो चलो हम लिख देते हैं डिफरेंट मटेरियल्स। जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट मटेरियल्स देखेंगे, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप किसी भी चीज पे रेजिस्टेंस का असर देखते हैं तो आपसे कहा जाता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल या कंडक्टर, जो भी आप कहना चाहें, एट T डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज। ध्यान देखना, इस फॉर्मूले का अपने आप प्रूफ नहीं है, ये अपने को डायरेक्ट दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल एट T डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज। अगर कभी भी आप T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं, RT, T से मेरा मतलब है R रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ये जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वह R0 1 प्लस एल्फा, कुछ बुक्स डेल्टा T लिखती हैं, मैं सिंपल T लिख देता हूँ। क्या कौन सी चीज़ क्या ये मैं बता देता हूँ। RT समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टेंस एट T डिग्री, ये अपने आप दिख जाएगा, ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री C। हम ये मान के चल रहे हैं 0 डिग्री C से आप रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे आपका चेंज होगा। अल्फा आपका एक कांस्टेंट है जो आपके लिए कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये चीज बता रहा होता है किसी भी मटेरियल के लिए, ये किसी भी मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। गिवन मटेरियल मतलब कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, और मान के चलेंगे किसी अदर मटेरियल का अलग। उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे आपको याद होगा पिछले साल हम जो है थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते थे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर या सुपरफिशियल। किसी चीज का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, इसका मतलब उसको गर्म करने पर उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। किसी का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तब भी अल्फा बीटा गामा से लिखते थे, किसी का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम है तो उसका एक्सपेंशन कम होगा। उसी टाइप से आप देखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज बता रहा होता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कांस्टेंट जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह वेरी करेगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर बाद लेंगे इसमें, ठीक है ना। और T एज यूजुअल, T तो वैसे ही समझ में आता है, ये T आपका होगा टेम्परेचर, और याद रखिएगा ये टेम्परेचर हम नापते हैं इन डिग्री C। तो पहली बात तो ध्यान रखें, ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे किसी भी मटेरियल पे, सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या मैंने कहा मटेरियल एट T डिग्री सेल्सियस एट T डिग्री सेल्सियस आपका कितना आता है, तो ये आता है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा T, रेजिस्टेंस एट 0, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर। आओ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुविधा के लिए इसी अल्फा की बात करता हूँ, एक करके 2-3 पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम पार्ट ए जाते हैं, जरा देखो आपको लगता है ये इक्वेशन हो जाएगी RT इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा T, अरे ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, और कुछ नहीं, R0 प्लस R0 अल्फा T, यानी आपको नजर आएगा RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा T। इसका मतलब जब आप देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू आता है RT माइनस R0 अपॉन R0 डॉट T।
अभी तुम कहोगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला लिख दिया, तो ये थोड़ी ना कोई महान काम था, ये उसमें चेक करना, वो डॉक्यूमेंट्स में उसमें होगा। ठीक है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, आर टी माइनस आर नॉट, ये तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया एल्फा का। अब आप कहेंगे इस बेसिस पे एल्फा की डेफिनेशन क्या होगी, तो एल्फा की जो आपकी डेफिनेशन होगी उसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा हो तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा एल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो। आर टी माइनस आर जीरो समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस एट जीरो एंड रेजिस्टेंस एट माने चलो 10 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये बता रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो यानी अल्फा क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, ये कंफर्म हो गया। अच्छा कब होता है, तो ध्यान से देखो, अपॉन आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो भी रहा होगा पर यूनिट रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा है इस टाइप के फ्रैक्शंस को पढ़ना आ गया होगा। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, और ध्यान देखें पर यूनिट टेम्परेचर, या अगर आप चाहें तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप इसमें कह सकते हैं और बेहतर डिफाइन करने के लिए, इफ T इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन आपको नजर आएगा, वैसे तो आप डायरेक्टली भी यहां से बता सकते थे पर यूनिट टेम्परेचर, लेकिन जिनको नहीं दिखता उनके लिए कर दिया। देन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, यानी ये होगा चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये डेफिनेशन आती है चेंज इन, आगे नहीं आया, ये आपका होगा चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर टी माइनस आर नॉट बोले तो अल्फा इज द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कोई दिक्कत आई? और क्या होगा, पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और ध्यान देखना, विद, चाहो तो लिख दो पर यूनिट टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं विद 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन, मैंने कहा जितनी बुक है थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एक दूसरे को इधर उधर दाएं बाएं हिलेंगी, बाकी जनरली सबका मतलब यही होगा जो मैंने इन शॉर्ट लिया, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर, सॉरी हाँ पर यूनिट टेम्परेचर और विद 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, या सिंपल कह सकते हो पर यूनिट टेम्परेचर। अरे कौन काट दो, ठीक, ये आपको अल्फा की डेफिनेशन समझ में आ जाती है। अब अगली जो हम बात कर रहे थे, ये जो आपसे कहा था टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए ध्यान से देखें। अब मैं जाता हूं नंबर बी, और नंबर बी लेता हूं मेटल्स। अब एक एक है जो आपका मटेरियल है उसकी हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेटल्स लेते हैं तो मेटल्स के लिए आपसे कहा जाता है फॉर मेटल्स अल्फा इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव। जब आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेक करेंगे जो शायद एनसीईआरटी में दी है, वैसे उन वैल्यूज को याद रखने पढ़ने का कोई मतलब नहीं, तो केवल एक कंपैरिजन की बता रहा हूँ। तो ये स्टडी बताती है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटल्स इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव। अभी वेरी हाई पॉजिटिव का असर क्या पड़ेगा वो इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। पहली बात तो अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो प्लस समथिंग। क्या है समझ में आ रहा है, प्लस समथिंग, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। और एक्चुअली समथिंग नहीं, बहुत बड़ा थिंग, क्योंकि अल्फा इज वेरी हाई। तो इसका मतलब आपको क्या आया, अल्फा इज वेरी हाई एंड पॉजिटिव, सो रेजिस्टेंस ऑफ metals increases highly। दोनों शब्द आपको समझ में आएंगे, increases highly with temperature। increases highly इसलिए increases because the value is positive, highly
बिकॉज द वैल्यू इज वेरी हाई, तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। अब मेटल्स के बाद मैं दूसरा लेता हूं, और दूसरा मैं लेता हूं एलॉयज। ये याद रखिएगा जो मैं लिख रहा हूं एलॉयज के लिए। एलॉयज में आपको बताया जाता है अल्फा इज पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल, या आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल। अल्फा इज पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल का क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब है द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज विल आल्सो इंक्रीज विद द टेम्परेचर बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, दैट मीन्स RT विल बी ग्रेटर देन R0। पॉजिटिव है, बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? तो आपसे कहा जाता है नेग्लिजिबली स्मॉल। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि एलॉयज का रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहता है। तो आप बता सकते हैं सो द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज रिमेन्स nearly unchanged. I am not saying unchanged, but I am saying nearly unchanged with rise in temperature. अब इसका हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं लिखने वाला नहीं हूँ, इसको आप ध्यान से सुने, ये एक बार और आएगा, वहां पर हम इसको लिखेंगे भी, तब तक आप पास शीट भी आ जाएगी। पहली बात तो समझ में आती है, फॉर द एलॉयज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसका मतलब हुआ ये रेजिस्टेंस आपका कैसा होगा? एलॉयज का इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत कम, तो नियरली हम कह सकते हैं कांस्टेंट या अनचेंज रहेगा। अब इसके लिए एक चीज पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन कई बार आया है एंड ऑल्सो इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें पूछा जाता है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये आपके किस चीज से बनते हैं और क्यों? तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए हम एक एलॉय इस्तेमाल करते हैं, ये एलॉय होती है कॉन्स्टेंटन, और एक दूसरी एलॉय होती है, ये मंगानीन नहीं लिखा है, ये लिखा है मैग्नीन, देखो इसको पड़ेगा मंगानीन। तो दो एलॉयज आप इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए लेबोरेटरी में क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? समटाइम इट इज आस्क्ड द स्टैंडर्ड वायर्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें पूछा जाता है दीज आर मेड अप ऑफ विच एलॉयज एंड वाई। तो सबका आंसर होगा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस काहे से बनेंगे? आपके मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन से। नाउ द क्वेश्चन वाई, इसका रीजन ये है कि जब आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या आपको याद है पिछले एक टर्न पे हम बात कर रहे थे, व्हेन करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस देन द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। और एक कॉमन घरेलू एग्जाम्पल भी है, वायर से आपकी करंट पास होती है, हीट अप हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ है? जब हीट अप करोगे तो उनके साथ हीट के साथ साथ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। घर में हमें दिक्कत नहीं आती, हाउस होल्ड सर्किट्स में पतले से वायर होते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, कम ज़्यादा हुआ उससे कुछ होना जाना नहीं है, हमारे ऑपरेटर्स चलते रहते हैं। बट इन लेबोरेटरी जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर हैं, वेयर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन आर रिक्वायर्ड, इन दैट केस अगर आपकी वैल्यूज वेरी करेंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिसलीड कर जाएंगे। तो इसलिए लेबोरेटरी में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लेंगे, these are made up of constant and magnin. The reason is again same, because the temperature coefficient of resistance alpha is negligibly small for these alloys, so their resistance remains nearly unchanged or constant with time. क्या ये दो बातें समझ में आती हैं? अब जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लो, मैं पहले एक साइड हो जाता हूँ फिर आगे चलते हैं। चलो बढ़िया, कर लिया आपने स्क्रीनशॉट, हम वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। इसके बाद
जो हमने पढ़ा इसकी समरी यहाँ तक थी। चलो मेटल्स और ये एलॉयज मिटा देता हूँ, ये इतना मिटा लेता हूँ, उसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका हम यूज़ आपका भी करेंगे इस फॉर्मूले का। इसके बेसिस पे ध्यान देखना, हमने लिए थे मेटल्स और एलॉय। अब दो आपके लिए और लेता हूँ, दो चीज़ें। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके, नंबर थर्ड है इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर टेम्परेचर बढ़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यों? सर आयंस ज्यादा बनेंगे इसीलिए कोलाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आयंस बनेंगे तो जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे यू विल गेट दैट मच इलेक्ट्रिक करंट। अगर आयोनाइजेशन होगा ही नहीं तब तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस होगा। सही कहा ना मैंने? आए पहले इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो डेफिनेटली एज द केमिस्ट्री सेज द रेट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज। आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम कंडक्टर में बात करते थे, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बेहतर कंडक्शन होगा, नहीं तो उल्टा नहीं हो जाता। बोले जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा लड़ेंगे, एक काम करो फ्री इलेक्ट्रॉन ही हटा दो, सबसे बढ़िया कंडक्टर नहीं हो, कंडक्टर नहीं हो गया तो बेचारा कुछ नहीं बचा, क्लीनर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन से तो करंट पास होनी है, तो हमें चार्ज कैरियर चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? एटम्स नहीं होने चाहिए जिनसे कोलाइड कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर है, जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे ही नहीं, अगर तुम कहोगे पॉजिटिव नेगेटिव आयन जितने कम करेंगे उतनी बेहतर करंट, तो मेरा कहना है कम मत करो, ख़त्म कर दो द बेस्ट करंट, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है लार्जर और ग्रेटर द नंबर डेंसिटी। याद आ जाता है? अब मैं मैथमेटिकली फिजिक्स की भाषा में बात करता हूँ। अपन ने पढ़ा था आर प्रपोर्शनेट, दिख रहा है ना कुन्ने में, ये कहता है आर प्रपोर्शनेट 1/n, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ, अब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर में वेरी इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये कहानी थी आपकी केमिस्ट्री के बेसिस पे रेट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। इसलिए कहा जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें, सारे सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री आप देखेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में चलते आते हैं, अगर हल्की सी जानकारी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइट की, इस बेसिस पे बात करता हूँ मैं, अब केवल नज़रिया बदलूंगा, फैक्ट नहीं बदल सकता कोई भी टीचर, देखने का अंदाज बदल देगा, पैकिंग बदल देगा, मटेरियल वही रहेगा, माल थोड़ी बदल देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपसे कहा जाता है अल्फा इज नेगेटिव, ये याद रखेंगे, दैट इज द क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। आपसे पूछा गया 4 ऑप्शंस में, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज नेगेटिव फॉर नंबर 1 कॉपर वायर, नंबर 2 कुछ और, नंबर 3, नंबर 4 था NaCl सॉल्यूशन, aqueous NaCl, and definitely the answer was that. Why? Because you know what are electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा होता है नेगेटिव, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इन शॉर्ट लिखते हैं टेम्परेचर अप तो रेजिस्टेंस डाउन, समझ में आता है? ये एरो तो पढ़ने लगे हो गया यार हमारे साथ रह के, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और ऐसी एक चौथा एग्जाम्पल और बताता हूँ, ये नाम एक बार फिर से ले रहा हूँ, और इसके लिए फिर बताऊंगा, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। सेमीकंडक्टर की लास्ट कब होगा? लास्ट तब होगा जब तुम सबकी फीस जमा हो जाएगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स का अल्फा भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी ये भी आपको समझ में आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज और रेजिस्टेंस लो, बस यहाँ का क्वेश्चन बच जाएगा व्हाई इट इज सो। तो ये मैंने कहा ये हमारा आगे कभी का टॉपिक होगा, इसको सेमीकंडक्टर्स को हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर नहीं। अब एक लास्ट कहानी जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। 4 चीज़ें तो समझ में आ गई आपको, कौन कौन सी? एक तो रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगा, नंबर 1 व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, नंबर 3 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको कईयों बार आएंगे, और टाइप इसलिए क्योंकि ये है ग्राफ, और ग्राफ में मैंने कहा भैया जिसने ग्राफ जिंदगी में एक बार बनाना सीख लिए
वो हर जगह बनाता जाएगा। कभी कभार आपका आता है शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आप ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर शो करें। मुझे टाइम कितना रह गया? ठीक है, आए देखें ध्यान से। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ बनाना है। ये रहा मेरा T, और ज़्यादा होगा तो मैं लिख दूंगा डिग्री सेल्सियस। ये मेरा ओरिजिन और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। बढ़िया। इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा, ये ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसलिए एक छोटा सा काम करेंगे। देखें ये चीज़ आपको कई बार बताई गई है, इसलिए इधर देखें। RT इज इक्वल्स टू हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा टी। ये हो जाएगी RT इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा टी। अब चलो क्या लिखूं, ऑन कंपेयरिंग लिख देता हूं। आपको एक बात याद आएगी, लास्ट ईयर भी हम एक चीज लेते थे, पहले लिख देता हूं फिर करता हूं। y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। एक्चुअली मैथमेटिक्स वाले से पढ़ते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। जो बायोलॉजी के गरीब बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चियां, है ना, वो इधर ध्यान से देखें। RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये तो छोड़ो, आप सबसे पहले ध्यान देखना, जब आप इस इक्वेशन को लेते हैं, ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। बायोलॉजी वाले मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन ध्यान देखना, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। इट इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ कहीं बनाता हूँ, उसको बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ बनाएंगे। जैसा कि तो मालूम है एक्स एक्सिस इधर होती है और वाई एक्सिस इधर होती है। अभी आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो आप वो स्ट्रेट लाइन कहाँ खींचेंगे। और एक मजेदार बात है, तुम ऐसा समझना, तुम्हें गरीब का में पता आता नहीं है। तुम 10th में जो है जब इक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन है दुनिया भर की खींच के आए होते हो, 2x प्लस 3y बराबर 7। बस वहाँ तुमने ये ध्यान नहीं दिया होता कि ये लाइन आएगी कहाँ। आओ ध्यान से देखो, मुझे बोर्ड पर इधर देखो, यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जैसे y इज इक्वल्स टू 3x पे जो भी हो, 3x प्लस 4y बराबर 7 या समथिंग जो लाइन खींचनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे वो लाइन यहाँ से खींची जाएगी, यहाँ से खींचूँ, यहाँ से खींचूँ, यहाँ से खींचूँ, कहाँ से खींचूँ, तो ये डिसाइड करता है C। और ये C कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। किस नाम जाना जाता है? इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब है इस वाई एक्सिस पर आप जो भी इंटरसेप्ट लेंगे, मान के चलें ये मैंने मान लिया पॉइंट दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपके लिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा C। और एक बात ध्यान रखना, ये C पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। +5 दिया है तो इधर भागना, अभी -5 दे तो इतनी तो अकल है ही कि अपन -5 मतलब नीचे जाएंगे। तो लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है ये हमें पता चल गया। नहीं, रिज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग खत्म होती है, रिज्वाइन कर लेना, ग्राफ समझ लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, समझ लीजिएगा ध्यान से, इसलिए रुक के बड़े मजे से समझा रहा हूँ। ठीक, जो मैं बात कर रहा था, पहली बात तो y आपको C आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये बताएगा कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है कहाँ से शुरुआत होगी, इधर पॉजिटिव से 1 2 3 4 5 से, या नीचे y एक्सिस के -1 -2 -3 -4 -5 से। ठीक, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट इसके बाद आप जाएंगे अगला। जब अगला आप जाएंगे तो नेक्स्ट आपको कौन सा मिलेगा, नेक्स्ट आपके लिए मिलता है mx। अब यहाँ आपको याद आएगा, ये हम पिछले बार भी लेते थे, ये m आपके लिए जो मैंने कहा आपका m है, m क्या होगा,
माइक बेटा म्यूट रखो अपने। जो एम आपका आता है, ये एम आपके लिए कहलाता है स्लोप या ग्रेडियंट। और इस एम की चर्चा करोगे तो मैंने कहा एम है अपने लिए स्लोप, यानी कि अभी ध्यान होगा रेजिस्टेंस वाले उसमें भी लिया था, स्लोप होता है टेन थीटा। अब ध्यान से देखें इधर, ये जो आपका एम है जो भी हो, 1/√3 जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से जाने वाली लाइन 0 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वो होगी। इसलिए अब मुझे ध्यान से देखें, ये लाइन जब आप खींचते हैं तो ये डिस्टेंस कहलाता है सी और ये एंगल कहलाता है थीटा, जहाँ एम बराबर कितना होता है। ये बेसिक ग्राफ था जो मैंने एक बार समझा दिया। अब मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या लिया था, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, और आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी में ले रहा हूँ। तो इक्वेशन खोल दी थी मैंने, आपको देखेगा ये जो आर नॉट है ये सी हो चुका है, देख लो सी प्लस। कैसे पता चला मुझे ऐसे पता चल जाएगा, देखो वाई एक्सिस पर मैंने रेजिस्टेंस लिया हुआ है टेम्परेचर के साथ, एग्जैक्ट लिख दूँ तो आर टी मतलब रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लेना है, टी यानी टेम्परेचर, तो ये रहा, यानी ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखें वाई और एक्स के साथ ये सी नज़र आ रहा होगा, एंड हो गई है मीटिंग। सी नज़र आ रहा है आर नॉट पॉजिटिव है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा। मैं और ऊपर बना रहा हूँ बिल्कुल साफ बड़ा बड़ा। ये क्या बता रहा है, ध्यान देखना, ये बता रहा है आर नॉट, क्योंकि ये आपके लिए किसकी तरह काम कर रहा है, सी की तरह। अब लास्ट कहानी प्लस, ये ज़रा ध्यान देखो, ये चीज़ आपकी बन रही है एम यानी स्लोप हो गया, सी प्लस एम एक्स, और आर नॉट एल्फा अगर आपका एम है तो पहली बात तो ये तो हमने बता ही दिया था, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, ये रही स्ट्रेट लाइन, ये रहा ग्राफ। ये जो आपका एंगल है ये एंगल होगा थीटा, और ये कितना होगा थीटा, बंद कर दी, ठीक, ओके। एक बार और मीटिंग आपने रिज्वाइन की है, रिपीट कर देते हैं। आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी था, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, इस इक्वेशन को हमने पूरा ओपन अप किया। आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। कौन सी चीज़ें मैंने फाइंड आउट की, एक तो मैंने फाइंड आउट कर लिया वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, क्योंकि यही वेरिएशन मुझे शो करना है, इसलिए मुझे वाई एक्स दिख गए, टेम्पर रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। और ये जैसे ही आप करते हैं तो सबसे पहली चीज़ द इंटरसेप्ट सी आर नॉट, कितना ऊपर मुझे लेके जाना है, आर नॉट लेके मुझे ऊपर जाना है, ये बता रहा है सी यानी इंटरसेप्ट, ये आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी या इतना हो जाएगी। देन द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये मालूम है थीटा का स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अभी इस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू रही, कहाँ गई, ये रही, एम दिख रहा है आर नॉट एल्फा, ये हमने रखा था एम, तो ये आपको आर नॉट एल्फा दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन आपको समझ में आ जाता है क्या प्रॉपरली, तो ये हमने कहा ये अपने लिए कंप्लीट जो है। अब आप इसका आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट हो तो मुझे फिर पूछ लें। ये ग्राफिकल वेरिएशन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। ठीक है, अब जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो पढ़ाने के लिए तो हम बताते हैं रेजिस्टिविटी भी है, चलो उसको अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे आराम से। अब आप जो है ये आपके लिए सूचना फिर मैं रिपीट कर दूं, कल जब आप मॉर्निंग की क्लास अटेंड करेंगे तो मॉर्निंग की क्लास जो आप अटेंड करेंगे उसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाई हो या जिनकी छूट गई हो किसी भी कारण से, इलेक्ट्रिसिटी के दोनों तीनों वीडियोज़ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है ग्रुप में भी मैंने शायद डाले हुए हैं या नहीं डाले, में ध्यान नहीं है। अगर नहीं हो पर्सनली मुझे आप बोल दें व्हाट्सएप, मैं पर्सनली भी लिंक भेज दूंगा। जैसे पॉसिबली नहीं डाले होंगे तो अभी मैं डाल भी देता हूँ। एक तो आप वहाँ से हम कहते हैं उनको कवर अप कर लें, उनको देखें। सर एक मिनट, मुझे स्क्रीनशॉट लेना भी है। ओके, हाँ ये लो ले लो ले लो।
ले लिया? सर, हो गया। हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा था एक तो आपका क्या करेंगे, अगर जैसे मैंने कहा था 2-3 लोगों का नाम लिया था, नेहा या श्वेता, इनके जो है उस लाइव लेक्चर को आप देख लो, और दिन में जब भी आप टाइम मिले आप देख लो, और शाम के या रात में आप कभी भी, जैसे अपनी क्लासेस है 9 साढ़े 9 बजे बाद भी, उनमें जो डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, और उसके बाद हम शाम के बैच में भी उन्हीं को कंटिन्यू कर देंगे। ये जो इस समय मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ इसका भी एग्जैक्टली सेम वीडियो आपका मेरा तैयार हो रहा है, इसको भी हम अभी, हाँ ये बता दूँ भैया टाइम लगता है, क्योंकि एक वीडियो 4 से 4.5 GB का बन रहा है, तो उसे अपलोड होने में 1.5 घंटे करीब टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये रात तक आपका वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलें हम लोग इस ढंग से बैकअप प्लान के साथ चलते जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में चीज़ें आती जाएंगी, और एक आध दिन में आओ करंट इलेक्ट्रिसिटी शीट भी हम भेज देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए पर्याप्त है।